नमस्कार दोस्तों, मेरे ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के होते हैं, और इसको यदि आप समझ जाते हो तो आप सारे इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं सबको आप सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, यानी इसके आने की संभावना 100% होती है। तो इस हिसाब से आप इसको जो है पूरी तरह से समझोगे। और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच हमेशा लाता रहता हूँ। सो अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब जो इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ जो हमको √5 एक अपरिमेय संख्या मानना है, सो हम लोग इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय मान लेंगे। ये अपरिमेय बोल रहा है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे। और प्रमेय संख्या के बारे में आप लोग क्या जानते हो कि जो प्रमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है। सो √5 जो हो जाएगा वो p/q के रूप में होगा। और कंडीशन होता है कि जहाँ p और q दो सह अभाज्य जो सह-अभाज्य पूर्णांक है और q = 0। ठीक है, अब हमने क्या किया कि √5 को परिमेय संख्या माना, तो √5 जो है हो गया p/q के रूप में। और ये p और q क्या होता है कि p और q दो सह-अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q = 0, यानी नीचे वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ जो एक आपका टॉपिक आता है सह-अभाज्य। ये सह-अभाज्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, सह-अभाज्य क्या होता है कि जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि दो संख्या का HCF 1 हो तो उसको हम लोग सह-अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। ओके, अब जैसे इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे आपके पास दो संख्या है 3 और 5, और 3 का जो आप फैक्टर निकालोगे गुणनखंड, तो 3 में 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 5 में 1 से भाग होगा, और 5 में 5 से भाग होगा। तो इसका जो सार्वगुणनखंड होगा वो क्या होगा, ये सार्वगुणन दोनों मिल रहा है तो दोनों मिल रहा है 1, यही जो है इसका HCF ही कहलाता है। अब दूसरा में हम लोग देखते हैं, जैसे 2 और 4 लेते हैं, तो 2 में किससे डिवाइड होगा 1 2 से, 4 में क्या होगा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, और 4 से भी होगा। तो इसका जो सार्वगुणनखंड है 1 और 2 होगा। ठीक है, यानी आपने देखा कि भाई जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो वही सह-अभाज्य होगा। तो ये 3 और 5 में यानी 1 ही आया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि तो ये 3 और 5 सह-अभाज्य है। यहाँ 2 4 में क्या है, 1 के अलावा 2 भी आ गया है सार्वगुणनखंड में, इसलिए सह-अभाज्य नहीं है। दूसरी चीज़ में क्या समझने की बात है कि सह-अभाज्य संख्या में अपने से और स्वयं से डिवाइड होता है। जैसे 3 है तो 3 में 1 से और 3 से, 5 है तो 5 में 1 और 5 से, यानी अपना से और स्वयं से, दूसरा किसी से भी वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। ओके तो यहाँ जो है आप देखा कि √5 बराबर p/q है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर क्या है √5 है, सो √5 का स्क्वायर, और इधर क्या है p/q है, सो p/q का स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर का नियम होता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। सो इधर आपका 5 बचा, इधर आपका हो गया p² / q²। अब आपको जो है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका हो जाएगा 5q² इक्वल टू p²। ठीक है, तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ p² और ये जो 5 है इसके बाई में आ जाएगा। यहाँ जो है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि p² में 5 से डिवाइड हो रहा है ना। यानी कोई संख्या यदि ऊपर में होता है और नीचे में होता है तो उसको हम लोग भाग मानते हैं कि वहाँ डिवाइड हम लोग भाग कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, चूँकि p² जो है 5 से विभाज्य है, क्योंकि p² 5 से विभाज्य है, तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि आपके पास जो है 4 का स्क्वायर है और वो नीचे, इसको ऐसे हम लोग समझेंगे, यहाँ p²/5 है, तो मान लो 4 का स्क्वायर है और नीचे में 2 है। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौका 16 और ये 2 से 16 का विभाजित हो गया, 8 आ गया। तो यहाँ जो ये p² का 16 आया जो 2 से विभाजित हो गया, और p में केवल क्या हुआ, 4 हो गया मान ली, और 4 में भी क्या होगा, 2 से 2 जा 4 डिवाइड हो रहा है। तो यदि p² 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे माना। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं पुनः माना कि p इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 5r। आप कुछ भी मान सकते हो, ये चूँकि 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 5r मान रहा है हम लोग। यहाँ आपको a मानना है, b मानना है, m मानना है, कुछ भी मान सकते हो आप। और फिर हम लोग यह मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 में जब इस मान को रखोगे तो एक आपका क्या है, एक तो है 5q² इक्वल टू p²। तो p की जगह पे आपको क्या रखना है, ये तो q ही रहेगा, p की जगह पे आपको 5r रखना है। सो p की जगह 5r और स्क्वायर है स्क्वायर, जो गया 5q²। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और r का स्क्वायर r²। अब q² से यहाँ 5 ही करेंगे तो 5 तो इधर आ जाएगा आपको, तो 5 से 5 को हम लोग यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका बचा क्या, q² इक्वल टू 5r²। तो यहाँ r² बराबर क्या हो जाएगा, q²/5। अब यहाँ देखिए कि यहाँ आ गया q²/5, और यहाँ जो आपने देखा था कि p²/5, तो p² 5 था तो p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य है। और इसी तरह का कंडीशन यहाँ आया q²/5। तो यहाँ भी इसका कहने का मतलब क्या है कि चूँकि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। क्या, तो अब हमने इस दोनों कंडीशन से क्या समझ में आया कि p और q जो है, अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य है। तो p और q दोनों 5 से विभाज्य है। आपने ये फर्स्ट कंडीशन में देखा कि p को 5 भी डिवाइड कर रहा है, सेकेंड कंडीशन में देखा कि q को 5 डिवाइड कर रहा है, और हमने जो माना था कि ये जो हमने p/q माना था ऊपर में कि p/q जो है ये क्या हो, सअभाज्य हो। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए था, या तो ये 1 से डिवाइड होता, या तो अपने से डिवाइड होता, p से डिवाइड होता, q से डिवाइड होता। ये 5 से तो डिवाइड नहीं होता, क्योंकि सअभाज्य में क्या कहता है कि ये 1 से और अपने से डिवाइड हो। ठीक है, तो
ये तो और एक और अपने के अलावा जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अतः पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है। जो हमारे अवधारणा, यानी अवधारणा क्या, जो हम माने थे अवधारणा के विपरीत है। ये अवधारणा के विपरीत है और अतः हमारी मान्यता गलत है। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने जो माना था अब अप्रमेय को प्रमेय मान दिया, इसलिए ये दिक्कत आ गया। तथा हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गया। अब जो है क्या है कि एग्ज़ाम्स में आपको इसी टाइप का, जैसे ये तो √5 हुआ, अब इस एग्ज़ाम में आ सकता है कि √2 को आप साबित कीजिए कि भाई अपरमेय है, √3 को साबित कीजिए कि अपरमेय है, तो √7 को साबित कीजिए कि अपरमेय है। तो इन सारे चीज़ों को आप इसी तरह से आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, है ना। ये 5 जो है वहाँ पे 3 √3 हो जाएगा, √5 है तो √2 हो जाएगा, और सारे सॉल्यूशंस इस टाइप्स के ही हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।